अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 12.5 बेसिकली। अब आपने देखा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन के वर्ड से आप फेमिलियर हैं। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब था? रिफ्लेक्ट बैक हो जाना। इसकी डेफिनेशन आपने वेव्स के में भी पढ़ी थी, लाइट में भी पढ़ ली कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एक वेव या एक लाइट जाती है और वापस आ जाती है, बंच बैक हो जाती है उसी मीडियम में, वेव हो या लाइट हो। उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर अब यही चीज़ आपने पढ़नी है। इसमें देखें आपके सामने एक डायग्राम है, एक गिलास है, बाहर एक रे है, इंसिडेंस रे, एयर है दोनों तरफ। अब देखें एयर से इंसिडेंस रे आती है, इंसिडेंस रे आती है, वो गिलास के अंदर इंटर होती है लेकिन वो गिलास से निकल नहीं पाती है दूसरी तरफ से। देखें जहाँ पे रे टच हो रही है 90 के बिल्कुल नीचे आपको नज़र आ रहा है, वो रे यहाँ से निकल नहीं पा रही है बल्कि सारी की सारी बैक हो गई है। तो अगेन ये डेंसर मीडियम के अंदर से होते हुए वापस उसी चीज़ में वापस आ गई जहाँ से गई थी, यानी एक्स एक्सिस से गई थी और वापस एक्स एक्सिस में आ गई। तो इस चीज़ को आप क्या कहेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी ये इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है अंदर से। गिलास के अंदर तो रे इंटर हुई है लेकिन गिलास की दूसरी तरफ से निकल नहीं सकी है बल्कि एंड पॉइंट पे पहुंच के टकरा के वापस आ गई है। तो इस चीज़ को आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। ये इसकी बेसिकली डायग्राम है। बाकी नॉर्मल से आप फेमिलियर हैं, जहाँ पे मैंने डॉट लगाए हैं ये नॉर्मल है, 90 लिखा भी हुआ है। इसमें होता ये है कि जो आपका आई होता है इंसिडेंस, वो ग्रेटर होता है सी से। सी क्या है? क्रिटिकल एंगल, जिसे अभी हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन देख लें या एक्सप्लेनेशन समझ लें। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम लार्जर देन द इन क्रिटिकल एंगल, नो रेफ्रेक्शन ऑकर, द इंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम डेंसर मीडियम। दिस प्रोसेस इज नो एज TIR, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें भी यही बता रहा है कि होगा ये कि आपका इंसिडेंस रे जो होगी वो ग्रेटर होगी क्रिटिकल एंगल से, या इंसिडेंस एंगल जो आपका होगा वो क्रिटिकल एंगल से क्या होगा? बड़ा होगा। और जो आपका है कोई रेफ्रेक्शन नहीं होगी, जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो मीडियम से बाहर नहीं निकल पाएगी बल्कि बंच बैक होकर वापस ही आ जाएगी। इसे आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। अब क्रिटिकल एंगल क्या है उसे आपने देखना है। क्रिटिकल एंगल की डायग्राम देखें, सामने मैंने बना रखी है कि इंसिडेंस रे आ रही है, मीडियम के अंदर इंटर होती है, देखें गिलास के अंदर, और आगे आपको नज़र आ रहा है ये भी रेफ्रेक्शन नहीं कर पाती, यानी मीडियम से बाहर नहीं निकल पाती है बल्कि रेफ्रेक्शन रे क्या करती है? 90 का एंगल बना देती है। आसान ज़ुबान पे कि मिरर के ऊपर आप लाइट फॉल करवाते हैं, उसके एंगल्स चेंज करते हैं। कभी आप एंगल ऐसा रखते हैं कि शीशे के अंदर से लाइट निकल जाती है, दूसरी तरफ से रेफ्रेक्शन का प्रोसेस हो जाता है। कभी आपका एंगल कुछ ऐसा होता है कि मिरर से वो निकल नहीं पाता बल्कि मिरर से टकरा के वापस आ जाता है, बैक हो जाता है, जैसे ऊपर वाले डायग्राम में दिखाया गया है। वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाती है। और एक एंगल ऐसा भी आता है कि कुछ ऐसी वैल्यू पे, कुछ ऐसे पॉइंट पे आपकी इंसिडेंस रेट टकराती है कि रेफ्रेक्शन देखें किस डायरेक्शन पे हो जाती है? 90 के एंगल पे हो जाती है। जैसे आपको यहाँ पे रेफ्रेक्शन जहाँ पे लिखा है उसके नीचे एक एरो डार्क में नज़र आ रहा है, आपकी इंसिडेंस यहाँ पे गिरी, रिफ्लेक्ट बैक होने के बजाय या इस मीडियम से निकलने के बजाय देखें सीधी जो है आगे की तरफ चली गई, यानी उसने देखें 90 का एंगल बना दिया। इसमें बेसिकली आपका क्या हुआ? इंसिडेंस एंगल और क्रिटिकल एंगल जो है दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। आई इज इक्वल टू सी लिखा है। इसकी डेफिनेशन देख लें। एट सम पार्टिकुलर एंगल, कुछ ऐसे खास एंगल पे, ऑफ द इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ द रेफ्लेक्शन बिकम द 90, यानी कुछ ऐसे पार्टिकल एंगल्स पे आपका जो इंसिडेंस एंगल होता है वो क्या हो जाता है? विच द एंगल ऑफ रेफ्रेक्शन बिकम द 90, जिस पे आपका रेफ्रेक्शन एंगल 45, 30, 60 के बजाय 90 का बन जाता है डायरेक्ट, इज़ कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। तो इस एंगल को क्या कहा जाता है? क्रिटिकल एंगल। इट डिनोटेड बाय द थीटा, और अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ जो हमने पढ़ा था उसके मुताबिक ये हो जाएगा साइन 90 ओवर साइन थीटा सी, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू N2 ओवर N1 इज इक्वल टू N। ये आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन 91 हो जाएगा, 1 ओवर साइन थीटा सी इज इक्वल टू एन आ जाएगा। ये आपने याद रखना है कि कुछ पार्टिकुलर्स एंगल पे आपका इंसिडेंस जो होता है, इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ द रेफ्रेक्शन बिकम द 90, उस पर आपका जो रेफ्रेक्शन का एंगल होता है वो क्या हो जाता है? 90 हो जाता है। जैसे आपको नज़र भी आ रहा है, देखें रेफ्रेक्शन कहाँ हो रही है? 90 के एंगल पे हो रही है। ये बेसिकली आपका टॉपिक था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें दो तीन ही चीज़ें थी। एक तो आपका सिंपल प्रोसेस था जो आपने पीछे पढ़ रखा है कि इंसिडेंस एंगल और रेफ्रेक्शन एंगल होता है, या रेफ्रेक्शन रे निकलती है मीडियम में से, जो आप पीछे पढ़ चुके थे। दूसरा यहाँ पे क्रिटिकल एंगल एक आपने पढ़ा, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ी, वो क्या होती है। ठीक है, इसके साथ न्यूमेरिकल आप देख लें। न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे वही आपको करवाए हैं जो टॉपिक आपने अभी तक पढ़े हैं, उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं सिर्फ वो हमने यहाँ पे कवर किए हैं, इसलिए आपको न्यूमेरिकल का सीक्वेंस अलग मिलेगा। जैसे पहला न्यूमेरिकल है जिसमें आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के फ्रंट पे एक है आपका ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर,
और उसका जो इमेज बन रही है वो 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बन रही है। फोकल लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। हमें पता था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p होता है, इमेज डिस्टेंस q होता है। अब फोकस, अब आपका कन्वेक्स लेंस है तो जाहिर सी बात है माइनस हम लेंगे 5 को, क्योंकि जो हमारी इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी और बिहाइंड द मिरर होगी। फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। मिरर फार्मूला हमें याद है 1/f = 1/p + 1/q। यहाँ पे हमने सारी वैल्यू पुट की। 5 जो है इसका नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, वर्चुअल इमेज है, बिहाइंड द मिरर है, तो ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस कर देगा। एलसीएम लिया 5 1 ज़ा 5, 10 1 ज़ा 10 और 10 5 ज़ा 50, ये एलसीएम हो गया। 10 में से 5 गया -5 और 50 बचा, और एफ क्या आएगा 50/5 और आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसी तरह 12.4, अब ये वो वाला न्यूमेरिकल है जो रिलेटिव है यहाँ पे टॉपिक्स है। बीच वाले न्यूमेरिकल मैंने इसे स्किप किए हैं क्योंकि वो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फिर कवर करेंगे। इसमें भी आपने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है मिरर की फ्रॉम द इमेज। 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अब फिर बिहाइंड द मिरर आ गया आपके अगेन, यानी कन्वेक्स मिरर है तो आप जो क्यू की वैल्यू लेंगे, इमेज डिस्टेंस बेसिकली वो नेगेटिव लेंगे। और आगे आपको कह रहे हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस था, 34.4 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ उसी तरह फाइंड आउट करनी है, सारी वैल्यू पुट करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 5.66 मल्टीप्लाई बाय 1 वहीं आ जाएगा। 334.4 मल्टीप्लाई 134.4 आ जाएगा। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 194.7 आ जाएगा। 1/f की वैल्यू आ जाएगी। 34.4 में से 5.66 निकालेंगे, -28.74 आ जाएगा। देखें अरेंजमेंट करेंगे, फोकल लेंथ डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएगा, ये वैल्यू इन्वर्स हो जाएगी। 194.7/28.74 डिवाइड करेंगे 6.77 माइनस आ जाएगा। फोकल लेंथ भी आपका नेगेटिव ही आएगा क्योंकि आपको पता है बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है। न्यूमेरिकल नंबर 7 है नबीला यूज़ अ कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर यूज़ किया जा रहा है मेकअप करने के लिए, जिसमें आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया 38.0। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने पढ़ा था, आपने यहाँ पे फोकल लेंथ ए पॉइंट में फाइंड आउट करनी है, बी पार्ट में आपने फाइंड आउट करना है। नबीला इज़ लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, वेयर विल हर इमेज अपेयर। आपने इसकी इमेज फाइंड आउट करनी है बेसिकली क्यों, जो इमेज डिस्टेंस होता था। इसके अलावा विल द इमेज बी अपराइट और इनवर्ट, और तीसरा आपने नेचर ऑफ इमेज बतानी है। देखें रेडियस दिया गया है, उससे आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। आपको पता है फोकल लेंथ होता था हाफ ऑफ रेडियस, जो हमने पहले टॉपिक में चीज़ पढ़ी थी कि रेडियस जो है हाफ रेडियस फोकल लेंथ के बराबर होता है। ये आप वहाँ से देख लीजिएगा, अगर इशू हो तो पूछ लीजिएगा। तो 38 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 19 आ जाएगा। अगेन मिरर फार्मूला लगाएंगे 1/f = 1/p + 1/q। अरेंजमेंट करेंगे, जो आपका 1/p से इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। वैल्यू पुट की 1/19 1/50। एलसीएम लिया 50 1 ज़ा 19 1 ज़ा और 15 19 ज़ा 950 होगा। 50 में से 19 गया तो आपके पास आंसर 31 आएगा। और 950 ऊपर कैसे आ गया, मैंने अरेंजमेंट कर दिया 1/q था। जब इन्हें मैंने अरेंज किया डिवाइड से q मल्टीप्लाई में आया तो 950 ऊपर 31 नीचे आ गया। डिवाइड करेंगे 30.64 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। और इमेज की नेचर क्या होगी, इमेज इज़ अपराइट, क्योंकि हमारा जो q आया है बेसिकली वो क्या है, पॉजिटिव है। और ऊपर हमने पढ़ भी लिया था कि कॉनकेव मिरर है तो जाहिर सी बात है इसका वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, तो जो इमेज की नेचर होगी वो अपराइट होगी। क्योंकि रियल इमेज में आप देखते थे कि अपराइट इमेज बनती थी उल्टी। जैसे आपने चम्मच की एग्जांपल ली थी कि चम्मच को इन साइड से देखें तो शक्ल जो है हमें नज़र तो सही आती है लेकिन उल्टी नज़र आती है, और चम्मच को बैक साइड से देखें तो शक्ल तो हमें सीधी नज़र आती है लेकिन वो फैली हुई होती है, इरेक्ट होती है। अब 12.11 आपका, अ रे ऑफ द लाइट फ्रॉम द एयर इज इंसिडेंट एंड ऑफ लिक्विड सरफेस एट द एंगल ऑफ द इंसिडेंस 35 डिग्री। इंसिडेंस एंगल आई आपको 35 दिया गया। कैलकुलेट द एंगल ऑफ द रेफ्रैक्शन, आपने आर फाइंड आउट करना है। इफ़ द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको लिक्विड की दी गई ऑफ द लिक्विड इज़ 1.25। आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल, दूसरी चीज़ आपने क्रिटिकल एंगल निकाला है द लिक्विड एयर इंटरफेस में, ठीक हो गया। इंसिडेंस एंगल लिख दिया, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लिया। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन। यहाँ से हमने देखें साइन आर को एन की जगह ले आए, एन को साइन आर की जगह ले आए। वैल्यू पुट की साइन आई और एन की। साइन 35 हमारे पास क्या आता है 0.57 और 1.25 अपनी जगह। यहाँ पे साइन आर था, साइन इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाएगा तो डिवाइड, और डिवाइड से ऊपर लेकर जाएंगे तो साइन इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 0.57 डिवाइडेड 1.25 करेंगे, आंसर 0.458 आएगा। उसका साइन इन्वर्स लेंगे तो आपके पास रेफ्रैक्शन एंगल आ जाएगा 27.2। अब क्रिटिकल एंगल के लिए हम क्या करेंगे, द लाइट रे इंटर फ्रॉम द लिक्विड N1, जो लिक्विड में इंटर हुई वो क्या हमें दिया गया है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25, और एयर का क्या है हमने लिख लिया यहाँ पे 1 होता है वो।
तो अगेंस्ट स्नेल्स लॉ क्या कहता है, n1 साइन c कर देंगे और n2 इज इक्वल टू साइन r कर देंगे। वैसे फार्मूला होता है साइन i ओवर साइन r इज इक्वल टू n, और n बराबर होता है n2 ओवर n1 के। यहाँ हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया है पहले से ही डिवाइड से, तो i की जगह आपने c लिख दिया। क्रिटिकल एंगल आप फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। क्रिटिकल एंगल में आपने खुद ऊपर पढ़ा था अभी टॉपिक में कि जो i होता है वो c के बराबर होता है, जो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में मैंने टॉपिक पढ़ाया है। तो क्रिटिकल एंगल में i इज इक्वल टू c होता है, इसलिए यहाँ पे हमने i की जगह c लिखा हुआ है, ठीक है। इसके लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। और जो रिफ्रैक्शन एंगल होता है क्रिटिकल एंगल में, वो हमने खुद पढ़ा था 90 का हो जाता है। ऊपर डायग्राम में भी आपने देखा था कि वो 90 का एंगल बना देता है। तो r इज इक्वल टू 90 हो गया, i इज इक्वल टू c हो गया। n1 की वैल्यू पुट कर दी, n2 की वैल्यू पुट कर देगी। साइन c हमने फाइंड आउट करना है और साइन r की जगह साइन 90 कर दिया। साइन 90 1 के बराबर होता है। यहाँ 1.25 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उधर के डिवाइड हो गया। 1 1 ज़ा 1 डिवाइडेड बाई 1.2, डिवाइड किया 0.8 हो गया। साइन इनवर्स 0.8 लिया तो आंसर क्या आया 53.13। ये आपके पास सी का आंसर आ गया। ये आपका बेटा टॉपिक था।